वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार ना करना चालू कर दिया। मैंने रोल मचाई, चीखने चिल्लाने की, किसी से मदद मांगी, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं हुई। मैं मुबीन ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया, साजिद ने और शौकीन ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। आरिफ ने मेरे यहाँ पर कट्टा लगाकर बोला कि तुझे जान से मार दूंगा, किसी को भी मत बताना, और यहीं तेरी लाश को टिकाने लगाकर चले जाएंगे, तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कि किसी को कुछ बताएगी तो कुछ नहीं होगा, अभी जाके थोड़ी दूर पे तेरा घर है, तेरे बच्चों को, तेरे पति को भी उठाकर हम खत्म जान से कर देंगे। तो मैं सर डर गई, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। किसी तरह का राजीनामा नहीं करना, मुझे रोज धमकी मिलती है, पैसे ले ले, ये केस वापस ले ले। सर मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मेरी इज्जत क्या पैसा लेने से वापस आ जाएगी। अभी आपने जिस महिला को रोते बिलखते हो सुना, ये राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली है और इसने कैमरे के सामने आकर वो आप बीती बताई है जो 11 दिनों के अंतराल में इसके ऊपर घटी है। कुछ महीने पहले इस महिला को जबरन जो है 7-8 मुस्टंडे आते हैं और उठाकर ले जाते हैं और फिर 11 दिनों तक एक सुनसान जगह पर रखते हैं और फिर वहाँ बारी बारी से इस महिला के साथ रेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम देते हैं। महिला की हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि जब उसे वापस ये छोड़कर चले गए, वापस फेंक कर चले गए थे और उसे 11 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था। महिला पूरी तरह से बेसुध हो चुकी थी और फिर जब जो है अब इसने कैमरे के सामने आकर पूरी आप बीती बताई है, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। लेकिन जब पुलिस में पहली बार कंप्लेंट दर्ज कराने ये और इसका पति गया था तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। फिर महिला ने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए और जब जाकर कुछ सुनवाई हुई है, जब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। अब क्या है पूरी कहानी, आप इस महिला से खुद जानिए। अलवर के रामगढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक विवाहिता को आरोपियों ने बंधक बनाकर रखा 11 दिनों तक और 7 आरोपियों ने उसके साथ अलग अलग जगह पर ले जाकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस घटना के पीछे के राज आज हम इस पूरे आपके साथ आपके सामने खोलने वाले हैं कि आखिर यह घटना क्यों हुई और इस घटना की शुरुआत क्यों हुई। दरअसल जो पीड़िता है वो हिंदू है और उसने साल 2014 में एक मुस्लिम लड़के से शादी की। जब मुस्लिम लड़के से उसने शादी की तो समाज का विरोध उसको झेलना पड़ा और जो इनके पति थे उनको एक तरह से समाज से बहिष्कार कर दिया गया। तमाम समाज के लोग थे वो उनके विरोधी हो गए और वो विरोध लगातार 11 साल से चलता रहा। आरोपियों की इन पर नजर थी क्योंकि ये खुले मिजाज की थी, हमेशा खुले मन से रहती थी। समाज में जैसे हिंदू समाज में बहन बेटियां घूमती हैं उस तरह से घूमती फिरती थी और यही चीज आरोपियों को नागवारा गुजरी। उन्होंने इस घटना से पहले पीड़िता के पति को फोन पर एक संदेश दिया और वो संदेश हिलाने वाला था। वो संदेश था कि तुम इस लड़की को लेकर आए हो और हम इसको लेकर भाग जाएंगे। क्या पूरा घटनाक्रम था और ये हैवानियत आखिर कैसे हुई, क्या पूरा मंजर रहा, और इस घटना के बाद, इस बर्बरता के बाद जब पीड़िता के साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया, कई दिनों तक ये पीड़िता अस्पताल में भर्ती रही, लगातार इसको धमकियां आज भी मिल रही है, मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या पूरा मामला था, सीधा जुड़ते हैं पीड़िता से और एक बार उन्हीं के जबान से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। ये जो घटना हुई क्या हुई, पहले तो ये घटना बताइए, क्या हुआ आपके साथ, मंजर ये गलत काम जो हुआ आपके साथ क्या हुआ? सर मैं रात को 9 बजे करीब अपने घर से थोड़ी दूर जंगल होने के लिए गई थी। वहां पे एक सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी आई, उसमें मुझे जबरदस्ती डाल लिया गया।
उसमें आरिफ, इकबाल, मुबीन 3 आदमी थे। वहाँ से गाड़ी चलकर बगड़ के तिराया धर्म कांटा पर चली गई। वहाँ पे साहिल, शौकीन, साजिद, राहुल भी मिल गए 4 लोग। वहाँ से वो भी गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से पनियाला रोड पर मुझे ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ बारी-बारी से बलात्कार ना करना चालू कर दिया। मैंने रोल मचाई, चीखने चिल्लाने की, किसी से मदद मांगी, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं हुई। उसके बाद में मुबीन ने मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। साजिद ने और शौकीन ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। आरिफ ने मेरे यहाँ पर कट्टा लगाकर बोला कि तुझे जान से मार दूंगा, किसी को भी मत बताना, और यहीं तेरी लाश को टिकाने लगाकर चले जाएंगे, तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद सर मैं बिल्कुल डर चुकी थी। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। 11 दिन तक मुझे नशे पते की दवाइयाँ पिलाकर पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ रखा गया। जब मुझे होश आया तो गुगड़ोद गांव में एक घर, फारूक के घर के पास में एक चारपाई पर मैं थी। उस चारपाई पे जब मुझे होश आया, एक पानी की बोतल थी, एक कंबल था, इकबाल, रुबीना और फारूक 3 बंदे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहां पर भी डराया धमकाया कि किसी को कुछ बताने की कोशिश मत करना। रुबीना ने मुझे थप्पड़ रहपटे भी मारे कि किसी को कुछ बताएगी तो कुछ नहीं होगा, अभी जाके थोड़ी दूर पे तेरा घर है, तेरे बच्चों को, तेरे पति को भी उठाकर हम खत्म जान से कर देंगे। तो मैं सर डर गई, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद 5 तारीख को बगड़ तिराया पर इकबाल मुझे अपनी बाइक से उतार कर छोड़ के चला गया। वहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति था। थोड़ी बात देर के बाद अनजान व्यक्ति को मैंने बुलाया कि भैया ये फ़ोन मेरे पति को कर दो। उन्होंने सर मेरे पति से मेरी 2 बात कराई। मेरे पति, मेरी बुआ सास और मेरा देवर वहाँ पे तुरंत पहुँच गए मुझे लेने। घर पर लेके आए, उन्होंने समझाया, तसल्ली दी और मुझे हॉस्पिटल में दवाई दिलाने के लिए ले गए। अच्छा, जब वो लोग आपको पटक के गए तो किस तरह की आपका होश कब आया? कितने दिन आप अस्पतालों में भर्ती रही हो? क्या बहुत ज्यादा क्योंकि 11 दिन तक सर मुझे मेरे पति ने हॉस्पिटलों में दवाई दिलाई और घर पे समझाया। कोई और दूसरा आदमी नहीं था, ना मेरे पीहर वाले हैं, मम्मी पापा खत्म हो गए, भैया एक हैं वो बाहर गए हुए हैं। आपने प्रेम विवाह किया था, आप हिंदू हैं, आपके पति मुस्लिम हैं। हाँ जी। कैसे विवाह हुआ और किस तरह का समाज में भी विरोध हुआ? सर खूब विरोध हुआ है। 11 साल से मुझे खूब धमकियां दी हैं और इनका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मेरे पति बिल्कुल अकेले हैं और मैं भी पीहर से बिल्कुल अकेली हूँ। सर मेरे साथ जो हुआ है उनको, आरोपियों को जरूर से जरूर सजा मिलनी चाहिए। मुझे किसी तरह का राजीनामा नहीं करना। मुझे रोज धमकी मिलती है, पैसे ले ले, ये केस वापस ले ले। सर मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। मेरी इज्जत क्या पैसा लेने से वापस आ जाएगी? मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी इज्जत चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, चाहे वो मुसलमान है चाहे कैसा भी है। उन्होंने मुझे 11-12 साल तक आज तक कोई दुख नहीं दिया। वो आज भी आपके साथ खड़े हुए हैं, ये घटना होने के बाद भी? आज भी मेरे साथ खड़े हैं और अब भी कहता है कि मुझे सच बता दे, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। सर मुझे अब भी मेरी मारने की धमकियों से डर लगता है, इसलिए मैंने रिपोर्ट की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने बताया था कि इस घटना से पहले वो लोग तमाम आपके क्षेत्र में घूमते थे, तो आपके पति को फोन पर धमकियां देते थे। किस तरह की क्या धमकी बोलते थे, क्या बात कहते थे? धमकी बोलते थे कि तू इसको भगा कर ले आया, तेरे से भी कोई भगा कर ले जाएगा। और अब भी सर धमकियां देते हैं। तौफीक, रुबीना, मुस्तकीम और फारूक कि पैसे ले ले और इसको हम उठा के ले जाएंगे। अब भी हम मोटरसाइकिल से ले जाएं चाहे गाड़ी से। अब भी रिपोर्ट करने के बाद भी सर इन 4 लोगों ने कड़ी से कड़ी धमकियां दी हैं और वहां से रोज निकलते हैं आरोपी और रोज धमकी देते हैं कि क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। ये जो आरोपी हैं, ये क्या उस क्षेत्र में कोई काम करते थे या किस लिए घूमते थे? काम करते थे सर, पहाड़ में काम करते थे ये, अब भी करते हैं। इनकी मशीन वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह वहीं पे चलती हैं। बुर्री का भाई मुबीन है, कमरू सरपंच हैं, ये सब इनकी। अच्छा, एक चीज, जब हम लोगों ने मीडिया ने पुलिस से बात की तो उनका कहना था कि मामला काफी देरी से दर्ज हुआ, 2-3 महीने का जो बीच में गैप हुआ। क्या हिम्मत? 2-3 महीने का गैप नहीं है। क्या हुआ था, मतलब इतने देरी से जून में दर्ज हुआ घटना होती तो क्या पुलिस के पास आप गए, पुलिस ने भगा दिया था, रिपोर्ट दर्ज नहीं? तिराया से सर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई मेरी। फिर मैं रामगढ़ सीओ वकील से लिखवा कर
सीओ के पास पेश की तो सर 3 बार मेरे बयान भी हो गए, गोविंदगढ़ हुए, यहाँ पे सीओ ऑफिस हुए, मजिस्ट्रेट के सामने हुए, उसके बाद भी सर कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए पूरे मामले में इसलिए सर पूरा मामला मुझे इतना वो करना पड़ा। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए, मुझे किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई राजीनामा नहीं करना, मैं अकेली हूँ, अकेली रहूंगी, मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मुझे कहते हैं कि तू हमारी तरफ हो जा, हम तेरी सपोर्ट भरेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज आपने जैसे बताई थी मुझे, हम लोग जांच में भी पता चला, आप क्योंकि हिंदू हैं, आपके पति मुस्लिम हैं, तो आप हिंदू समाज में बहन बेटियों को उतना रोक टोक से नहीं रखते हैं, खुले मिजाज से रहती हैं। तो क्या ये जो आपका व्यवहार था ये लोगों को नापसंद था, क्या था, मतलब क्या दिक्कत थी? सर नापसंद भी था और मेरे से जलते चिढ़ते भी हैं। अब भी जो पड़ोस में भी है, इधर विधर है, सब ऐसा ही कहते हैं, गलत सलत भी बोलते हैं। आरोपी हैं जो 2 पड़ोस में भी हैं सर, वो मेरे बार बार इधर विधर निकलते हैं बाइक लेकर और बार बार धमकियां देते हैं। क्या कहते हैं कि तुम हिंदू हो या क्या कहते हैं? हाँ, क्या करेगी तू, चिमारी है तू, क्या कर लेगी, 2 महीने से तेरे से कुछ नहीं हुआ, तो अब चिमारी तू क्या कर लेगी हमारा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिमारी हूँ तो अपने घर के लिए हूँ, तुम्हारे घर खाने तो नहीं आ रही ना। बस यही बोलते हैं कि तू क्या कर लेगी, कुछ नहीं होगा तेरे का, अपने आप बैठ जाएगी चुपचाप थोड़े दिन में। अपने आप बैठ जाएगी थोड़े दिन में। ये पीड़िता की आंखों से गिरते हुए आंसू ये बयां कर रहे हैं कि ये कितनी मजबूर है, कितनी परेशान है। इसने जैसे जैसे पूरी बात बताई, इसकी आंखों से उसी तरह के आंसू लगातार टपकते रहे और इन आंसुओं ने इसकी पूरी दास्तां को बयां किया कि किस तरह से ये पूरी डरी हुई है और खौफ में है और आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। दरअसल ये महिलाएं दलित हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखती है और इसने साल 2014 में एक मुस्लिम समाज के लड़के से प्रेम विवाह किया था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे अपनाया नहीं था और यहाँ तक कि इसके पति और इसे इसे बार बार धमकी देते थे। पति से कहते थे कि तू इसे भगा कर लाया है, एक दिन ये भी किसी के साथ भाग जाएगी, इसे कोई ना कोई भगा कर ले जाएगा। और फिर जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने ही इस महिला के साथ 11 दिनों तक रेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम दिया है। जब पहले ये महिला जो है हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन फिर इसके बाद इसने अपने पति के साथ पुलिस में गई कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। लेकिन फिर महिला ने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए और न्यायालय के आदेश पर जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, महिला का बयान दर्ज हो चुका है और मेडिकल जांच भी हो चुकी है। देखिए, ये जो प्रकरण दर्ज करा गया था, ये कोर्ट के माध्यम से घटना के काफ़ी दिनों बाद दर्ज करा गया था और इसमें जांच काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। कुछ और गवाहों के बयान लेके जल्दी ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। पीड़िता का मेडिकल बयान या उनके बयान हो चुके हैं, अन्य गवाहों के स्वतंत्र गवाहों के बयान हो चुके हैं और मेडिकल भी कराया जा चुका है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी वो फरार है, अभी तक कोई डिटेन नहीं किया गया। आरोपों की जांच की जा रही है। अच्छा, इसमें सर एक चीज ये भी सामने आई है कि जैसे पीड़िता ने कहा कि वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई थी थाने पर, लेकिन उसको बता दिया। नहीं, ऐसा कहना गलत है। तो क्या मुख्य कारण मिले हैं अभी तक की रिपोर्ट? जो धमकियों वाली बात की जा रही है, रिपोर्ट काफी दिनों बाद दर्ज हुई। रिपोर्ट काफी दिनों बाद दर्ज हुई, इस संबंध में तो आपको पीड़िता या उसके परिजन ही बता सकते हैं। पीड़िता ने तो आरोप लगाया है कि कुछ दर्ज नहीं किया। ये कहना गलत है। जांच में लिए जाएंगे ये कोई विषय है? ये कहना गलत है, क्योंकि कोर्ट से उन्होंने दर्ज करवाया है और जब पीड़िता घर से गई थी तो उसके परिजनों ने या उसके पति ने या अन्य लोगों ने कोई पुलिस के पास इसकी सूचना नहीं दी, कोई गुमशुदगी नहीं कराई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा क्यों नहीं किया।